मटेरियल है जो कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को लेकर यह क्या हो रही है, जल रही है। तो हमें यह, अगर इसका ऑक्सीजन का सप्लाई अगर काट दिया जाए तो क्या होगा। इस पे दे रहे हैं, ये दे दिए, क्या हुआ, मोमबत्ती बुझ गई। ये मोमबत्ती जल उठी, जैसे ही इसमें ग्लास से ढक दिए तो ये बंद हो गया। प्रैक्टिकल नंबर 2 ये देखने वाले हैं कि इस कटोरी में पानी को गर्म करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी पदार्थ में तभी आग लगेगी जब तक कि उसे प्रज्वलन ताप नहीं। पानी दे दिए हम लोग, ठीक ना, और जितना जल्दी हो सके हम करने की कोशिश करेंगे। इसे गिलास पानी दे दिए, तो आप लोगों के सामने के माध्यम से हम दे रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या यह जलती है या क्या होता है। चक तथ्य है विज्ञान का कि जहाँ पे कागज नहीं जल रहा है। और चलिए ठीक है, हम लोग आप लोगों से पूछा जाएगा कि आग जलाने के लिए क्या किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो आप लोग कहिएगा कि लाइटर की आवश्यकता होगी या माचिस की आवश्यकता होगी। ये तो एक सामान्य व्यक्ति का कहना हुआ, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से अगर इसे कहा जाए तो आग कैसे जलेगा, तो आग को वैज्ञानिक लोग डिफाइन करते हैं कि आग या दहन, आग जलना या फिर दहन जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसके जलाने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, दाह्य पदार्थ, ऑक्सीजन और साथ ही साथ प्रज्वलन ताप। तो हम लोग देखने वाले हैं आज फुल्ली प्रैक्टिकली इस कागज़ के कटोरे में पानी कैसे गर्म होगा। उसके बाद मोमबत्ती किस ताप पर जलती है, उसके बाद मोमबत्ती में यहाँ जो आग जलेगी इसका कौन कौन सा आवरण होगा। कि ये क्लास 9th का टॉपिक है। उस बुक में जिस तरह से बताया गया है हम उसी तरह से प्रैक्टिकल करने का कोशिश करेंगे। आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, और साथ ही साथ आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है ही। और साथ ही साथ यह इसमें कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में जो मुख्य बिंदु होता है उस बिंदु को हम बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ लगे रहिए, वीडियो देखते रहिए। हम आपको एक एक करके हर एक चीज़ का डिटेल देते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है दाह्य पदार्थ। ये एक लकड़ी का डंडा है, 2 डंडा है जो कि दाह्य पदार्थ है। ये एक कागज़ है, कागज़ का कटोरा बनाए हैं, यह एक दाह्य पदार्थ है। मोमबत्ती दाह्य पदार्थ है, साथ ही साथ ये गिलास भी दाह्य पदार्थ है। ये सब में आग लग जाएगी, लेकिन तो जिस पदार्थ में आग लग जाती है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं, और जिस पदार्थ में आग नहीं लगती है उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे ये मिट्टी का दीरी, इसमें आग नहीं लगती है, आप इसे, ठीक ना। और तो चलिए हम पहला एक्सपेरिमेंट अब करने के लिए पहला क्रियाकलाप हम लोग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ज्वलनशील पदार्थ कौन हो गया। जो सब पदार्थ में आग लग जाएगी वो सब ज्वलनशील पदार्थ हो गया। यहाँ पे जितना भी आइटम है सब क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है, बशर्ते कि यह एक अज्वलनशील पदार्थ है, इसमें आग नहीं लगेगी, इसीलिए यह एक अज्वलनशील पदार्थ है। साथ ही साथ यहाँ का आपस में चारों तरफ वायुमंडल है जिसमें उपस्थित है ऑक्सीजन, जो कि ये दाह्य पदार्थ और वायुमंडल में उपस्थित जो हवा है यानी ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करके कोई पदार्थ जलती है। पहला एक्सपेरिमेंट के लिए अब हम लोग भिड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक मोमबत्ती जल रही है। मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है या फिर दाह्य पदार्थ है या कंबंशन मटेरियल है, जो कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को लेकर यह क्या हो रही है, जल रही है। तो हमें यह सिद्ध करना है, अगर इस
अगर इसका ऑक्सीजन का सप्लाई अगर काट दिया जाए तो क्या होगा? तभी न सिद्ध होगा कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को लेकर यह रासायनिक अभिक्रिया कर रही है और यह जल रही है। ठीक ना? तो हम इस पे दे रहे हैं, ये दे दिए। क्या हुआ? मोमबत्ती बुझ गई। इससे सिद्ध होता है, यहाँ पर इससे यह सिद्ध होता है कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को लेकर ये मोमबत्ती जल रही थी। जैसे ही इसके ऊपर हम ग्लास से ढक दिए, ये मोमबत्ती बुझ गई। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल हम लोग करके देखें और कि आग लगने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला, जलने वाला कोई पदार्थ, दूसरा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और तीसरा इसका प्रज्वलन ताप। प्रज्वलन ताप हम लोग इसे कहाँ से उपलब्ध कराए थे? तो इसे हम प्रज्वलन ताप जो उपलब्ध कराए थे माचिस के माध्यम से हम इसे प्रज्वलन ताप उपलब्ध कराए थे। देखिए, प्रज्वलन ताप जैसे ही दिए, ये मोमबत्ती जल उठी। जैसे ही इसमें ग्लास से ढक दिए तो ये बंद हो गया। इस तरह हम लोग प्रैक्टिकल देखें, एक प्रैक्टिकल देखें। अब हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 2 देखने वाले हैं। प्रैक्टिकल नंबर 2 ये देखने वाले हैं कि इस कटोरी में पानी को गर्म करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी पदार्थ में तभी आग लगेगी जब तक कि उसे प्रज्वलन ताप नहीं मिल जाए। जब तक इस कागज़ को टुकड़े को प्रज्वलन ताप नहीं मिलेगी, यह कागज़ का जो कटोरा बनाए हैं यह नहीं जलेगी। तो इसे हम इसका प्रज्वलन ताप यहाँ से मोमबत्ती के माध्यम से देंगे और प्रज्वलन ताप को कम कौन करेगा? तो पानी कम करेगा, जिससे कि यह कटोरा नहीं जलेगा। हम भी कभी प्रैक्टिकल का किए नहीं हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसका क्या रिजल्ट होता है, क्या होने की संभावना है। ठीक ना? तो ये हुआ हमारा 1 गिलास पानी। इसमें पानी दे दिए हम लोग। ठीक ना? और जितना जल्दी हो सके हम करने की कोशिश करेंगे इसे। ये प्रज्वलन ताप दिए मोमबत्ती में, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेके ये जल गया। लेकिन क्या यह कागज़ के कटोरा को जला पाएगा या नहीं? ये मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती आप लोगों के सामने के माध्यम से हम दे रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, क्या यह जलती है या क्या होता है। देखिए, इतना समय हो गया, अभी तक नहीं जला है कागज़। इससे सिद्ध होता है कि कहीं भी आग लगने के लिए प्रज्वलन ताप का होना अति आवश्यक है। लेकिन यहाँ प्रज्वलन ताप को पानी के माध्यम से कम कर दिया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे पानी गर्म होने लगा है। अब पानी अब गर्म हो रही है, लेकिन इस कटोरी में आग नहीं लग रही। किसी भी कागज़ में इतना समय में आग लग जाती है सामान्य रूप से। ठीक ना? तो इससे सिद्ध होता है कि किसी भी प्रज्वलन के लिए, कहीं भी आग लगने के लिए, आप लोग को दिख रहा होगा कि मोमबत्ती जल रही है। हाँ, दिख रहा है ना कि मोमबत्ती जल रही है। इससे स्पष्ट रूप से सिद्ध हो रहा है कि कागज़ का जो प्रज्वलन ताप जो है उसका टेम्परेचर पानी के माध्यम से कम किया जा रहा है, और यहाँ पे मोमबत्ती से जो है हीट ट्रांसफ़र डायरेक्ट यहाँ हमारे किस चीज़ को हो रहा है, यहाँ गर्म, जल तो एकदम गर्म होने लगा। आप लोग भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, यह बिल्कुल ही आसान है। ये शादी वाला कार्ड था, उसका कागज़ का, उसी कार्ड का हम कागज़ कटोरा बनाए हुए हैं। ठीक ना? तो यह दूसरा एक्सपेरिमेंट भी हमारा बिल्कुल सफल रहा। अब हम लोग तीसरा एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं, आप लोग देखिएगा। देखिए, ये पूरी तरह से मोमबत्ती जल रही है, लेकिन हमारा कागज़ नहीं जल रहा है। यह एक बहुत ही रोचक तथ्य है विज्ञान का कि जहाँ पे कागज़ नहीं जल रहा है क्या होता है। ये मोमबत्ती जल रही है, तो आखिर क्या हो रहा है? इससे 2 चीज़ हो रहा है। एक तो हमें प्रकाश मिल रहा है, दूसरा उष्मा भी मिल रहा है, हीट भी मिल रहा है। इससे पानी गर्म हो सकता है। हमारा अभी आप लोग देखें कि इस कटोरा को हम लोग पानी से गर्म किए। अब दूसरा बात है कि किसी भी
कोई कोई पदार्थ का जो है प्रज्वलन ताप अधिक होता है, किसी का प्रज्वलन ताप कम होता है। उदाहरण के लिए देखिए, इसका प्रज्वलन ताप अधिक है, इसका प्रज्वलन ताप कम है। इसको अगर हम यहाँ पे देंगे तो ये जलने लगेगी। देखें कागज में कितना जल्दी आग लग गया। इससे ये सिद्ध हो गया कि इसका प्रज्वलन ताप कम है। और इसका देखिए, इसमें दे दिए, क्या ये जला? ये अभी तक आग नहीं पकड़ा। इसका मतलब इसका प्रज्वलन ताप अधिक है और इसका प्रज्वलन ताप कम था। इसी प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किरोसिन या फिर पेट्रोल, किसका प्रज्वलन ताप कम होता है? तो पेट्रोल का प्रज्वलन ताप कम होता है, किरोसिन का प्रज्वलन ताप अधिक होता है। ठीक ना। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक, जो कि विद्युत क्षेत्र में बहुत अधिक काम किए हैं, उसने सबसे पहले मोमबत्ती के इतिहास के बारे में बताया लोगों को 1860 ईस्वी में। उन्होंने बताया कि इस मोमबत्ती के अंदर जो है हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण है, जो कि मधुमक्खी के छत्ता में भी मिल जाता है आपको। और इसके अंदर एक क्या है? धागा है। धागा बीचों बीच है, चारों ओर इसके मोम लगा हुआ है। और जब धागा को हम जलाते हैं तो इससे ऊष्मा पाकर हाइड्रोजन और कार्बन यानी मोम पिघलता है। मोम पिघलने के बाद पहले हाइड्रोजन गैस जलती है और कार्बन जो है कुछ बच जाता है, जो कि बाहरी क्षेत्र में यह जलती है। तो इसकी पूरा प्रक्रिया हम लोग अभी देखते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग मोमबत्ती को जला लिए। ठीक ना। अब मोमबत्ती को हम लोग जला लिए। मोमबत्ती जलाने के बाद देखते हैं, आप लोग गौर कीजिएगा कि यहाँ पर मोम जल रहा है। मोम जलने के कारण यहाँ पे मोम पिघल रहा है। मोम पिघलने के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन, दो तत्व है इसका, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों तत्व जो है आपस में क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं। पहले हाइड्रोजन जब ये जलने के पास पहुँचे पहले वाष्प बनती है। ठीक ना। तो पहले हाइड्रोजन जलता है, उसके बाद उसके बाहरी क्षेत्र पर कार्बन जो है जलता है। ठीक ना। इसका 3 क्षेत्र आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर। 3 क्षेत्र। पहला क्षेत्र जो है इसका सबसे नीचा, जो कि अंदर में है, यह एक मध्य भाग हो गया। सबसे आंतरिक भाग, मध्य भाग और बाहरी भाग। ठीक ना। तो आपको पता करना है, कोई कह देगा कि मोमबत्ती के किस भाग में सबसे अधिक तापमान है, तो इसका भी हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि मोमबत्ती के किस भाग में सबसे ज़्यादा तापमान है। तो इसके लिए हमें क्या आवश्यकता होगी? एक थर्मामीटर की आवश्यकता होगी, जो कि हमारे पास उपलब्ध है। थर्मामीटर को निकालते हैं और हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा थर्मामीटर आ गया और हम आपको लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कितना टेम्परेचर है। ठीक ना। नॉर्मली आप लोग इसका टेम्परेचर देख सकते हैं। यहाँ पर नहीं दिख रहा है, हम आपको बता देंगे कि अभी 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अगर बुक में लिखा हुआ है कि इसके सबसे निचली भाग, देखिए इस मोमबत्ती में जो है 3 क्षेत्र है। ठीक ना। सबसे नीचा जो काला क्षेत्र है ये आंतरिक क्षेत्र हो गया। उसके बाद ये बीच वाला क्षेत्र जो हो गया मध्य क्षेत्र हो गया, और सबसे ऊपर जो हो गया बाहरी क्षेत्र हो गया। ठीक ना। तो सबसे पहला ये जो काला वाला क्षेत्र जो देख रहे हैं ये आंतरिक क्षेत्र है। यहाँ पे तापमान जो होता है सबसे कम होता है। ठीक ना। सबसे कम तापमान होता है यहाँ पर। तो देखने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कितना टेम्परेचर है। ये सबसे आंतरिक भाग का टेम्परेचर हुआ, जहाँ पे कि
तो हम देख रहे हैं इसका टेम्परेचर जो है इसका काले भाग सबसे आंतरिक भाग में इसका टेम्परेचर कितना है, तो इसका टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक ना। अब इसका हम मध्य भाग का टेम्परेचर देखेंगे, ठीक ना। अब मध्य भाग में इसका देख रहे हैं टेम्परेचर कितना है। मध्य भाग में टेम्परेचर ये भागता हुआ भागते भागते 50 डिग्री के आसपास चल गया है, आप लोग भी देख सकते हैं। देखिए एकदम बीच बीच हो गया है, हवा के कारण थोड़ा दिक्कत हो रही है। ये पूरे 50 डिग्री पे चल गया है इसका टेम्परेचर। और सबसे ज़्यादा इसका तापमान जो होगा यहाँ इसके इस लो पे होगा सबसे ज़्यादा तापमान, ठीक ना। और सबसे ज़्यादा लो तापमान नहीं देख रहे हैं कि इसका मध्य भाग में इसका टेम्परेचर जो है 80-85 डिग्री तक चल गया। अब इसका सबसे बाहरी भाग में हम इसका टेम्परेचर नापने वाले हैं, क्या है होता है। तो सबसे बाहरी भाग में इसका टेम्परेचर ये हो गया, सबसे बाहरी भाग टेम्परेचर ये लो इसका स्थिर नहीं रह रहा है। तो इसका फाइनल टेम्परेचर बाहरी भाग में 80 डिग्री, आप लोग भी देखने की कोशिश कीजिए कि इसका जो है 80 डिग्री टेम्परेचर फाइनल बाहरी क्षेत्र पर है, ठीक ना। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कोई भी मोमबत्ती जल रहा है तो सबसे कम तापमान जो है इसके आंतरिक में है, उससे ज़्यादा तापमान इसके मध्य भाग में है, और सबसे ज़्यादा कम तापमान कहाँ होगा, तो इसका बाहरी वाला क्षेत्र पे होगा। कहीं पर किसी भी प्रकार का आग लग गया, यानी किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया, किसी घर में आग लग गया, कहीं पेट्रोल पंप पे आग लग गया, या फिर किसी भी बुक में आग लग गया, तो आप उसको कैसे बुझाइएगा। आग को बुझाने के लिए अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग टेक्निक का यूज किया जाता है। सबसे सरल और आसान उपाय है, कहीं आग लग गया, ठीक ना, आग लग गया, आप उसको कैसे बुझाइएगा। मान लीजिए आप ये आग लग गया है, ये आग लग गया है। पहला तो काम है इसका, आप लोग देखें कि ऑक्सीजन का कनेक्शन काट देंगे। गिलास ऐसे गिलास डाल देंगे, इस ऑक्सीजन कनेक्शन कट गया। दूसरा है कि इसका जो है प्रज्वलन ताप को बढ़ा देंगे। इस पे जैसे ही हम पानी देंगे तो इससे ये होता है कि जलने वाले पदार्थ का क्या होगा, प्रज्वलन ताप बढ़ जाएगा। प्रज्वलन ताप बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो वर्तमान समय में जो ताप थी जलने के लिए, जो जलने की जो आवश्यकता ताप की थी, पानी देने के बाद प्रज्वलन ताप यहाँ बढ़ गया, जिसके कारण यह मोमबत्ती बुझ गई। क्योंकि प्रज्वलन ताप के लिए जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाया, पानी उसके प्रज्वलन ताप को टेम्परेचर को कम कर दिया, जिसके कारण यह मोमबत्ती बुझ गई। दूसरा हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेवल का कनेक्शन काट देते हैं। जैसे ये मोमबत्ती है और अग्निशामक यंत्र आप लोग देखे हैं, लाल वाला सिलेंडर रहते हैं, हॉस्पिटल में आपको मिल जाएगा, या फिर किसी भी ट्रेन के डब्बे में भी आपको मिल सकता है, रेलवे स्टेशन पे भी मिल सकता है। जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बिल्डिंग है वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से सरकार के गाइडलाइंस से वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर रहता है। उस फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 गैस रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि वायुमंडल में स्थित ऑक्सीजन से उसका कनेक्शन को काट देता है। जैसे ही ऑक्सीजन का कनेक्शन कटेगा वह उस पे क्या होता है, आग पे काबू कर लेता है, वह आग जो है बुझ जाती है, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि ऑक्सीजन का कनेक्शन, तो एक तो हम गिलास देख लें। अब सिलेंडर में आग लग गई, सिलेंडर में कहीं आग लग गया है, आपको उसको बुझाना है, तो आप कैसे बुझाइएगा। या तो सिलेंडर का ऑक्सीजन का कनेक्शन काटना है, ऑक्सीजन का कनेक्शन काटने के लिए एक भींगा कपड़ा लेंगे। भींगा कपड़ा लेने के बाद इसको अपने साइड से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको ऐसे करके मोड़ देंगे। क्या होगा, ऑक्सीजन का कनेक्शन
कट जाएगा और हमारा आग भी बुझ जाएगा। ठीक ना। वही फायर एक्सटिंग्विशर में भी यही प्रक्रिया को अपनाया जाता है। वहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई को कम कर ऑक्सीजन के सप्लाई की जगह कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई बढ़ा देता है, जिसके कारण वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और वहाँ आग बुझ जाती है। ठीक ना। फिर इसी तरह ये 2 प्रकार का हुआ और आगे देखेंगे हम लोग। तो अब हम लोग फटाफट अभ्यास एक्सरसाइज कर लेते हैं फुल्ली 9th क्लास का बुक का। ठीक ना। तो ईंधन जलने पर डैश और डैश बनता है। तो ईंधन जलने पे ऊष्मा और प्रकाश बनता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से डैश होता है, यानी कम होता है। अगला प्रश्न है, अगला है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। अगला है सफ़ेद फास्फोरस जो है कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। अगला है मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। अगला सही गलत चूज करने के लिए है, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, ये सही है। अगला है कि कागज़ के कटोरे में पानी डालकर गर्म करने पर कागज़ जल जाता है, यह गलत है, कागज़ नहीं जलता है, आप लोग प्रैक्टिकल में देखें। अगला है लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, यह बिल्कुल गलत बात है। लाल फास्फोरस ये माचिस के तिल्ली में लाल फास्फोरस है। ठीक ना। ये माचिस का तिल्ली है, इसमें लाल फास्फोरस है। ठीक ना। और यह जो है कमरे के तापमान पर आग नहीं पकड़ती है। इसका जब इसमें रगड़ होता है, इसका ज्वलन ताप बढ़ता है, तब इसमें आग पकड़ती है। सफ़ेद फास्फोरस जो होता है वह कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेती है। अगला प्रश्न है कि तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत। तेल में द्वारा जो उत्पन्न आग है उसे जल के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही तेल के ऊपर पानी देंगे तो पानी नीचे हो जाएगा, तेल ऊपर तैरने लगेगा, जिसके कारण तेल में लगा हुआ आग पानी डालने से नहीं बुझेगी। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाले फायर एक्सटिंग्विशर से यह आग बुझेगी। अगला प्रश्न है अम्ल और सोडियम बाई कार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, यह सही है। अम्ल और यह फायर एक्सटिंग्विशर का सिद्धांत भी इसी पे काम करता है। ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने पर आग कैसे बुझ जाती है? पानी डालने पर आग इसीलिए बुझ जाती है क्योंकि वहाँ का प्रज्वलन ताप जो है क्या होता है, कम हो जाता है, और इसके कारण वहाँ पे क्या होगा, जो ताप जो जरूरी था वहाँ पे मतलब बढ़ जाता है। मतलब कहने का मतलब कि जो ताप उसको और जो आवश्यकता था और अधिक आवश्यक प्रज्वलन ताप की हो गई, वहाँ प्रज्वलन ताप कम हो गया, जिसके कारण वहाँ पे बुझ गई। मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनाता है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है। ऐसा इसीलिए लपेट दिया जाता है क्योंकि वायुमंडल में स्थित ऑक्सीजन से उसका कनेक्शन कट जाए। अगला प्रश्न है, कभी कभी जंगल में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा क्यों? जंगल में पेड़ की सूखी डालियाँ अगर आपस में रगड़ खाती है तो पेड़ का जो सूखी डाली है वह एक दाह्य पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक, नंबर 1 बात। उसके बाद उसके चारों आसपास जो है क्या है, हवा की मौजूदगी है, और 2 चीज़ हो गया। उसके बाद तीसरा चीज़ ज्वलन ताप। जब 2 टहनियाँ आपस में रगड़ खाती है हवा के चलने के कारण, तो यह
आपस में गर्म हो जाती है। तो क्या हो गया, यहाँ पे 3 पदार्थ की उपस्थिति हो गई, दाह्य पदार्थ की उपस्थिति हो गई जलनशील, या ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति हो गया, ऑक्सीजन का उपस्थिति हो गया, साथ ही साथ अब क्या हो गया, इसका प्रज्वलन ताप जो है घिसाई के कारण, गर्मी के कारण जो है वहाँ पे प्रज्वलन ताप जो है उसके लिए जो जरूरी है वह उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण जो है जंगल में आग लग जाती है। ठीक ना। आप लोग अगला प्रश्न जो है, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस के डब्बे से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रज्वलन ताप की आवश्यकता होती है, प्रज्वलन ताप के लिए उसे आपस में रगड़ा जाता है। घर में आग से होने वाले असावधानी से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? इसकी ये आप लोग अपना दोस्त के बीच चर्चा कीजिएगा कि आप लोग क्या क्या घर में कर सकते हैं। इसका आप सही सही जवाब दे सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 कि किसी भी दाह्य पदार्थ को जो है ज्वलनशील पदार्थ को किसी भी आग के पास ना ले जाएं, या फिर आग के पास नहीं ले जाएं। अगर हो सके तो कहीं आग पकड़ ले जाए, तो उसे बुझाने के लिए सिलेंडर में आग लग गया तो उसके चारों तरफ गीला कपड़ा से लपेट दें, इससे आग बुझ जाती है। उसके बाद फिर किसी तेल में आग लग गया है तो उसको बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं करना है। उसके बाद बिजली में, अगर बिजली वायरिंग, आपके घर के वायरिंग में अगर कहीं पे आग लग गई है तो वहाँ पर भी आप लोगों को नहीं करना है। क्या नहीं करना है? तो पानी से आग को नहीं बुझाना है। सबसे पहले बिजली का कनेक्शन काटना है। अगर फायर एक्सटिंग्विशर है तो फायर एक्सटिंग्विशर से मदद लेना है, नहीं तो समानता से वहाँ पे अगर बिजली काटने से उसका आग जो है पकड़ने की प्रक्रिया कम हो जाती है। अगर फिर भी नहीं होती है तो आप फायर एक्सटिंग्विशर दमकल स्टेशन यानी अग्निशामक स्टेशन पे आप फ़ोन करके आप उसकी सहायता ले सकते हैं। बिहार में हर एक ज़िले पर, देश के हर एक ज़िले में इसका अलग अलग नंबर होता है, या फिर एक टोल फ्री भी नंबर सरकार के द्वारा कभी समय समय पर जारी किया जाता है। आप लोग पता कीजिएगा। फायर एक्सटिंग्विशर हमें तो नहीं मालूम है, शायद 101 हो। आग लगने पर दमकल को बुलाने के लिए, यानी आग को बुझाने के लिए जो दमकल होता है उसको बुझाने के लिए जो फायर स्टेशन पे कॉल करते हैं, शायद 101 नंबर है। तो फिर मिलते हैं दूसरे चैप्टर में आप लोगों के साथ अगले जोश के साथ।